Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 21st January 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing competitive exams are: first question. Calcium channel blocking agent used in the treatment of hypertension include. किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन कंडीशन है, इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्राजोसिन, ऑप्शन बी लीडोफ्लैजिन, ऑप्शन सी कैप्टोप्रिल, ऑप्शन डी वीरापामिल। याद रखिएगा, अगर किसी पेशेंट में 3 अलग अलग पीरियड्स पर ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेने पर 140/90 से ज़्यादा रीडिंग आती है तो ये कंडीशन हाइपरटेंशन कहलाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए इन चारों में से कौन सा एजेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि दिया जा सकता है? The right answer is option D. It is Verapamil. Verapamil is a calcium channel blocking agent. आइए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लें। Calcium channel blocker is a group of drugs that slows the entry of calcium ions into smooth muscle cells, resulting in atrial vasodilation and decrease in heart rate. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हमारे स्मूथ मसल्स यानी ऐसे मसल्स जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम की एंट्री को स्लो कर देती हैं, जिसकी वजह से एट्रियल वैसोडाइलेशन हो जाता है और हार्ट रेट डिक्रीज होती है और पेशेंट का बीपी कम होने लगता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हमारी हार्ट के अंदर कैल्शियम की एंट्री को स्लो कर देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर निफेडिपिन, वीरापामिल, निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन। याद रखिएगा, जिन एजेंट्स के पीछे PINE ये सुफिक्स लगा मिले वो सभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार नेफेडिपिन के बारे में पूछा गया है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 2. The ratio of chest compression and ventilation in cardiopulmonary resuscitation. आपको किसी चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर CPR के दौरान चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का क्या रेशो रहता है ये बताना है। 12:2, 10:1, 5:1, 15:2। The right answer is option D. हम बच्चों में CPR करते समय 15 कार्डियक कंप्रेशंस देंगे और उसके बाद 2 ब्रीथिंग्स देंगे। This is the exact ratio that we will use during CPR. Question number 3. One of the functions of cerebellum is to. आपको cerebellum का फंक्शन बताना है। ऑप्शन ए सर्व एज पासेस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक पैसेज वे का निर्माण करता है। ऑप्शन बी मेंटेन बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर कंट्रोल। ऑप्शन सी conduct nerve impulses. Option D maintain area of region thought,
memory, sensation. ब्रेन के सेरेबेलम का फंक्शन आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सेरिबेलम का काम होता है हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाना और मसल्स पर कंट्रोल रखना। अगर किसी पेशेंट में पर्सन में सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो वो कोऑर्डिनेटेड मूव नहीं कर पाएगा, यानी सीधा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, लड़खड़ाते हुए चलेगा, हर काम को लड़खड़ाते हुए करेगा। दिस इज द सिंपली यू कैन रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following enzymes secreted in saliva? सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये आपको बताना है। पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, टाइलिन, एंजियोटेंसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टाइलिन। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसके अंदर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में इंपॉर्टेंट साइकोसिस और न्यूरोसिस कंडीशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, क्लिनिकल फीचर्स, ऑप्शन बी, सीवियरिटी, ऑप्शन सी, इंसाइट, ऑप्शन डी, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, presence of insight. Basic difference between psychosis and neurosis is presence of insight. अगर किसी क्लाइंट में presence of insight है तो ये कंडीशन न्यूरोसिस कहलाती है और absence of insight होने पर ये कंडीशन साइकोसिस के नाम से जानी जाती है। presence of insight का मतलब है पेशेंट ये जानता है कि वो बीमार है, और एब्सेंस ऑफ इंसाइट के अंदर पेशेंट ये समझ ही नहीं पाता कि उसे किसी प्रकार की मेंटल इलनेस है। सो पेशेंट अगर अपनी डिजीज कंडीशन के लिए अवेयर है यानी प्रेजेंस ऑफ इंसाइट है तो आप इसे न्यूरोसिस कहेंगे, और एब्सेंस ऑफ इंसाइट होने पर साइकोसिस के नाम से जाना जाता है। Question number 6, while caring for pressure ulcer in an ICU, a nurse should। इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर किसी पेशेंट को प्रेशर अल्सर की केयर देते समय एज अ नर्स आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, कीप द पेरी वुंड स्किन मॉइस्ट, आप वुंड के आसपास की स्किन को नम बनाए रखेंगे। ऑप्शन बी, कीप द वुंड टाइटली पैक्ड विथ गॉज एंड एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स, आप इस घाव को गॉज पीस और एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट की सहायता से प्रॉपरली पैक करके रखेंगे। ऑफलोड प्रेशर ऑन द वुंड, आप इस वुंड पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रहने देंगे। ऑप्शन डी, नर्स द पेशेंट इन मॉडिफाइड फॉवलर्स पोजीशन, आप पेशेंट को मॉडिफाइड फॉवलर्स पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पर्सन में प्रेशर अल्सर्स या डेक्यूबाइटिस अल्सर का सबसे बड़ा कारण होता है लंबे समय से पेशेंट का एक ही पोजीशन में रहना। जो लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में होते हैं,
उनके लिए नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर 2 घंटे बाद उन्हें पोजीशन चेंज करवाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पेशेंट के वो बॉडी एरियाज जिन पर लगातार एक ही पोजीशन में रहने के कारण दबाव पड़ता है, उस जगह पर प्रेशर अल्सर या डेक्यूबेटस अल्सर डेवलप हो जाते हैं। इन्हें ही आप बेड सोर्स के नाम से जानते हैं। तो हमारी यहाँ पर प्रायोरिटी रहती है कि हम पेशेंट के जिस एरिया पर प्रेशर अल्सर बन रहा है या बन गया है उस जगह को फ्री ऑफ प्रेशर रखें, यानी उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। ऐसा करने से उस एरिया की ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होगी और पेशेंट का जो घाव है वो बहुत ही जल्दी बेहतर होने लगेगा। ऑप्शन ए में बताया गया था कि पेशेंट के उस हिस्से को नम बनाए रखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो पेशेंट का जो प्रेशर सोर वाला एरिया है उसे ड्राई रखना ज़रूरी होता है और पेशेंट के घाव वाले हिस्से को टाइटली पैक नहीं किया जाता, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और पेशेंट की पोजीशन उसके किस बॉडी पार्ट पर प्रेशर अल्सर है इसके हिसाब से दी जानी चाहिए। सो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। हम इस घाव के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव या प्रेशर नहीं लगने देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन साइकाइट्रिक नर्सिंग? आपको इन चारों ऑप्शंस में से साइकाइट्रिक नर्सिंग में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट एंड एक्सपीरियंस्ड नर्स। एक्सपीरियंस नर्स के लिए सर्टिफिकेट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ऑप्शन बी, कस्टोडियल केयर। ऑप्शन सी, प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन न्यू एंड एमर्जिंग रोल। ऑप्शन डी, डायलेमास इन केयर। The right answer is option C, practice of nursing in new and emerging role। लगातार रिसर्च करके नर्सेस की रोल को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे पेशेंट को बेहतर किया जा सके, या नर्सेस की नए नए क्या रोल है जो वो कर सकती है, इन चीज़ों को असेस करना ये ट्रेंडिंग में रहने वाली चीज़ है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन न्यू एंड एमर्जिंग रोल। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following early measures would be most appropriate in managing acute epistaxis? अगर किसी पर्सन को नोज ब्लीडिंग हो रही है यानी कि एपिस्टैक्सिस हो रहा है तो इसे ट्रीट करने के लिए सबसे सही इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए, टिल्ट द पेशेंट्स हेड बैकवर्ड। हम पेशेंट के हेड को पीछे की तरफ झुका देंगे। ऑप्शन बी, कीप द पेशेंट्स हेड एलिवेटेड। हम पेशेंट के हेड को एलिवेट करेंगे। पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड। हम पेशेंट की नोज को बंद करके पिंच करके आगे की तरफ झुका देंगे। ऑप्शन डी, प्लेस वार्म कंप्रेशंस ऑन द पेशेंट्स नोज। पेशेंट की नोज पर वार्म कंप्रेशंस देंगे, गर्म सेक करेंगे। एपिस्टैक्सिस से प्रीवियस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके मैनेजमेंट और एग्जैक्टली एपिस्टैक्सिस शब्द का मतलब क्या है, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जब भी किसी पर्सन में नोज ब्लीड होता है, एपिस्टैक्सिस होता है, तो इस पेशेंट की नोज को कम से कम 8 to 10 मिनट्स के लिए पिंच करके उसे आगे की तरफ झुककर बैठने के लिए कहा जाता है। ऐसा करने से पेशेंट की नोज पर लगातार पड़ रहे दबाव के कारण ब्लीडिंग रुक जाती है और आगे की तरफ सर झुका होने के कारण पेशेंट में एस्पायरेशन का रिस्क भी खत्म हो जाता है। तो हमेशा याद रखें,
पेशेंट में जब भी नोज ब्लीड हो रहा हो तो उसकी नाक को पकड़कर यानी नोज पिंच करके उसे आगे की तरफ सर को झुकाकर बैठने के लिए कहें. दिस इज द एग्जैक्ट इंटरवेंशन दैट वी विल यूज टू प्रिवेंट द risk of aspiration and stop the bleeding. Question number 9. लेंथ ऑफ सर्विक्स आपको बताना है 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं. सर्विक्स का मतलब है यूट्रस का वह पार्ट जो वेजाइना से जुड़ता है. यहाँ पर ये वाला हिस्सा सर्विक्स है और इसे आप नेक ऑफ यूट्रस के नाम से भी जानते हैं. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. सर्विक्स की लंबाई 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर होती है. इस तरह से आप इसे याद रखेंगे. Neck of uterus or inferior narrow portion of uterus is called cervix. Question number 10. Important. HIV contaminated waste product should be decontaminated with all except HIV patient के द्वारा कंटैमिनेटेड किए हुए प्रोडक्ट्स को डीकंटैमिनेटेड करने के लिए हम इन चारों ऑप्शंस में से एक को छोड़कर सभी इस्तेमाल कर सकते हैं. वह कौन सा है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फॉर डीकंटैमिनेशन? ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी ग्लूट्रेल्डिहाइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन डी मैथनॉल. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. मैथनॉल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं. याद रखिएगा HIV से इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लीजिए किसी HIV पेशेंट का ब्लड हॉस्पिटल के फ्लोर पर गिर गया है, स्पॉइलेज हो गया है, तो उसे क्लीन करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो आप बता सकते हैं हम वहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा हॉस्पिटल में बेड लिनेन या पेशेंट के रिलेटेड सब्सटेंसेस को क्लीन करने के लिए इन तीनों ही सब्सटेंस जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड इंपॉर्टेंट है, इन सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है. 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड को आप साइडेक्स के नाम से भी जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. One of the major behavioral characteristics of children with attention deficit disorder. आपको उस बच्चे में मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से सफरिंग हो. इसे आप ADHD के नाम से भी जानते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ऑप्शंस हैं रिटार्डेड स्पीच डेवलपमेंट, कंटिन्यूड यूज ऑफ रिचुअल्स, ओवर रिएक्शन टू स्टिमुलाई, इनएबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स. अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से सफरिंग बच्चों में कौन सी फाइंडिंग देखी जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. याद रखिएगा अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से सफरिंग बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं और किसी एक जगह पर उनके लिए रुक पाना या किसी एक थॉट पर फिक्स रह पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता. और ये किसी भी हल्के से भी स्टिमुलाई के लिए ओवर रिएक्शन करते हैं, ओवर रिएक्शन देते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 12. फ्लूइड ओवरलोड इन पेशेंट कॉजेज
अगर किसी पर्सन में फ्लूइड ओवरलोड हो जाए यानी शरीर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाए तो इस सिचुएशन से क्या हो सकता है? एंजियो एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा या एंडसेला। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन में फ्लूइड ओवरलोड होता है यानी उसकी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड होता है तो इस सिचुएशन में पेशेंट के लंग्स के आसपास वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगेगा और इसकी वजह से पेशेंट का रेस्पिरेशन प्रभावित होगा और हम कह सकते हैं इस कंडीशन को ही पल्मोनरी एडिमा के नाम से जाना जाता है। जब पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन कंडीशन भी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14। A young lactating woman presented with acute breast pain, swelling and fever with microorganism usually responsible। एक यंग ब्रेस्ट फेड करवाने वाली वुमेन आपके पास हॉस्पिटल में आती है विथ कंप्लेन ऑफ ब्रेस्ट पेन, एक्यूट ब्रेस्ट पेन, स्वेलिंग एंड फीवर। इस सिचुएशन के लिए कॉमनली रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ऑप्शन ए स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी क्लेमाइडिया, ऑप्शन डी ई कोलाई। The right answer is option B। स्टेफाइलोकोकस इन सभी फाइंडिंग्स के लिए कॉमनली कॉज होता है। इसके अलावा यूस्ट्रेशियन कोलाई या ई कोलाई 80% केसेस ऑफ यूटीआईज में एज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा ई कोलाई द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15। 1 टी स्पून इक्वल्स टू हाउ मच ml? एक टी स्पून में कितने ml होते हैं? 1 ml, 3 ml, 5 ml या 7 ml? The right answer is option C, it is 5 ml। एक टी स्पून यानी एक छोटा चम्मच जो होता है वो 5 ml का होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए एक बड़ा चम्मच कितने ml का होता है तो आप बताएंगे 15 ml का। इसे आप टेबल स्पून के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is an example of DNA वायरस? आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से डीएनए वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है? इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, मीजल्स वायरस, हेपेटाइटिस बी। The right answer is option D। Hepatitis B is the DNA virus। Question number 17। A client has chronic vitamin A deficiency। किसी पेशेंट में विटामिन ए की कमी है। What information about vitamin A should the nurse consider when assessing this client for clinical indicators of this deficiency? इस विटामिन ए डेफिशिएंसी वाले पेशेंट का असेसमेंट करते समय आप कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट विटामिन ए को ध्यान में रखेंगे, कंसीडर करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, विटामिन ए इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रेटिनास पिगमेंट कॉल्ड मेलिना।
मेलानिन। विटामिन ए जो है वो रेटिना के इम्पॉर्टेंट पिगमेंट मेलानिन का एक पार्ट है। ऑप्शन 2 कहता है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स विच कंट्रोल कलर विजुअलाइजेशन। विटामिन ए आईज में पाए जाने वाले रोड्स और कॉन सेल्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि कलर विजुअलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इसे कंट्रोल करता है। ऑप्शन 3 कहता है विटामिन ए इज द मटेरियल इन कॉर्निया दैट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट्स। विटामिन ए जो है कॉर्निया में पाया जाता है और ये कैटरेक्ट को होने से रोकता है। ऑप्शन 4 it is a necessary element of rhodopsin which control responses to light and dark environment। ये रोडोप्सिन का एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि लाइट और डार्क एरिया में रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। The right answer is option 4। याद रखिएगा विटामिन ए रोडोप्सिन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि लाइट और डार्क एरियाज में लाइट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए में कहा गया था कि ये मेलानिन से संबंधित है जबकि ऐसा नहीं है, मेलानिन एक स्किन पिगमेंट है। ऑप्शन 2 के अनुसार सेंट्रल सेल्स या कॉन सेल्स जो हैं वो कलर विजन को रेगुलेट करते हैं जबकि रोड सेल्स पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। सो बोथ ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज विटामिन ए इज अ मटेरियल इन कॉर्निया दैट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट। ऐसा नहीं है, विटामिन ए कैटरेक्ट के फॉर्मेशन को नहीं रोकता। कैटरेक्ट कॉर्निया की नहीं, आई लेंस की एक डिजीज कंडीशन है जो ओपेसिटी ऑफ लेंस के नाम से जानी जाती है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड exceeds 2 लीटर द कंडीशन इज कॉल्ड। अगर किसी वुमेन में प्रेगनेंसी पीरियड में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2 लीटर से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ओलिगोहाइड्रेमनियोस, पॉलीहाइड्रेमनियोस, बैग ऑफ वाटर या एमनियोनाइटिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रेमनियोस। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का 2 लीटर से ज़्यादा होना ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहलाता है और इसकी मात्रा कम होने को ओलिगोहाइड्रेमनियोस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज्ड इन फिजिकल एग्जामिनेशन। किसी भी पर्सन में फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन ये तीनों ही फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले मेथड्स हैं। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि आपको सिर्फ देखकर क्लाइंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करना। पाल्पेशन का मतलब है पेशेंट की बॉडी को टच करके, प्रेशराइज करके, फील करके का डायग्नोज करना। परक्यूशन शब्द का मतलब है पेशेंट की बॉडी पर टैपिंग करते हुए जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे सुनना और उसके बिहाफ पर डायग्नोसिस डिसाइड करना। और अस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप की मदद से किया जाता है जिसके द्वारा भी हम बॉडी में डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 21। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है?
8 to 21 mmHg, 16 to 25 mmHg, 20 to 35 mm of Hg, 19 to 38 mm of Hg। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यानी आईज का प्रेशर आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज बिटवीन 8 to 21 mm of Hg। याद रखिएगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए टोनोमीटर नाम का इक्विपमेंट यूज किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को टोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इससे होने वाली कंडीशन ग्लूकोमा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपको बताना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या सब्सटेंस फिल्टर आउट नहीं होता, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन्स। ये हमारे नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में इस जगह पर ग्लोमेरुलस पाया जाता है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर के साथ एंटर होता है और यहाँ पर कैपिलरीज के थ्रू इसका फिल्ट्रेशन होता है और फिर ब्लड आगे की तरफ मूव करता है। इस जगह पर कौन से सब्सटेंस फिल्टर आउट नहीं हो पाते, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज प्रोटीन। याद रखिएगा, except plasma, protein and blood cells, everything filtered out during the glomerular filtration into glomerulus due to highest glomerular capillary pressure। जब ब्लड ग्लोमेरुलस से होकर गुजरता है तब यहाँ पर मौजूद हाई प्रेशर के कारण, हाई ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर के कारण, जो कि 55 to 60 mm of Hg के बीच होता है, इस हाई प्रेशर की वजह से प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल को छोड़कर सभी चीज़ें फिल्टर आउट कर दी जाती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, फूड रिच इन विटामिन डी इज। आपको बताना है कि कौन सा फूड सब्सटेंस विटामिन डी से भरपूर होता है, फिश, मीट, लीफी वेजिटेबल्स और घी। Option A is correct here. Fish is a good source of vitamin D. Question number 25, very important question. A nurse is caring for a male client with diagnosis of Cushing syndrome. Which clinical manifestation does the nurse expect to identify? Select all that may apply. किसी मेल पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम हुआ है। इस पेशेंट में आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए, पॉलीयूरिया, ओबेस ट्रंक, हाइपोटेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, थिन आर्म्स एंड लेग। सेलेक्ट ऑल दैट मे अप्लाई। यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, उन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 4 एंड 5। देखिएगा, पहले हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इन सभी क्वेश्चन के ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉर्टिसोल हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन देखा जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन ये होते हैं। इन तीनों ही हार्मोन्स को अपन इकट्ठे कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुगर हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड साल्ट हार्मोन है और एंड्रोजन्स सेक्स हार्मोन्स हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं।
अगर किसी पर्सन में ये तीनों ही हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट होने लगे, इसका लेवल बढ़ जाए, तो इसे आप कुशिंग सिंड्रोम डिजीज के नाम से जानते हैं। कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में ट्रंकल ओबेसिटी के नाम से देखी जाती है। ट्रंकल ओबेसिटी देखी जाती है। ट्रंकल ओबेसिटी का मतलब होता है इस तरह के डिजीज वाले पेशेंट के हाथ पैर तो बिल्कुल पतले दुबले होते हैं, लेकिन उसका जो पेट वाला हिस्सा है, ट्रंक वाला पार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा ओबेज होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रंकल ओबेसिटी। तो यहाँ पर इस एक ऑप्शन के सहारे आप देख सकते हैं कि ट्रंक ओबेस होगा और उसके हाथ पांव जो हैं पतले होंगे, तो दो ऑप्शन तो ये हो गए करेक्ट। इसके अलावा ओबेसिटी के कारण और अल्टर्ड हार्मोन लेवल के कारण पेशेंट ठीक से सो नहीं पाता, उसमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 1 की। तो याद रखिएगा, कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है और यहाँ पर पॉलीयूरिया नहीं देखा जाता। इसके अलावा पेशेंट के अंदर सोडियम और वाटर के रिटेंशन होने के कारण बीपी बढ़ा हुआ रहता है, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड मिलता है आपको। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इन्वेंटर ऑफ योगा। योगा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी रामदेवा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, पतंजलि के द्वारा योगा को इन्वेंट किया गया था, या यूं कहें सेज महर्षि पतंजलि इन्वेंटेड योगा। ऑप्शन सी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 27, a thin smooth layer of fibrous membrane that protects the kidney is called। किडनी के चारों तरफ एक पतली और स्मूथ फाइबरस मेम्ब्रेन से बनी लेयर पाई जाती है जो कि किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसे आप किस नाम से जानते हैं? बॉमन्स कैप्सूल, कैप्सूल, कॉर्टेक्स या फिर मेड्यूला? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। बॉमन्स कैप्सूल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। बॉमन्स कैप्सूल रिलेटेड विद नेफ्रॉन। ऑप्शन बी कैप्सूल इज करेक्ट हियर। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को जान लें। 3 एरिया ऑफ टिश्यू कैन बी सीम्ड बाय नेक्ड आई इन अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। अगर आप किसी क्लाइंट की किडनी को लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन करते हैं, यानी लंबवत काटते हैं, तो आप नेक्ड आई से इसमें मौजूद 3 एरियाज को देख सकते हैं। ये 3 एरियाज कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में जान लें। सबसे बाहर वाला जो एरिया है उसे आप फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इट इज एन आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स एंड सराउंड्स द किडनी। जो फाइब्रस कैप्सूल है, ये कनेक्टिव और फैटी टिश्यूज से मिलकर बनी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो किडनी को चारों तरफ से घेर कर रखती है। इसका मेन काम ही प्रोटेक्शन का है। सेकंड आता है रीनल कॉर्टेक्स। अब आता है रीनल कॉर्टेक्स इज अ लाइट रेड एरिया ऑफ टिश्यू बिटवीन कैप्सूल एंड पिरामिड। रीनल कॉर्टेक्स जो है ये आपके आउटर कवरिंग यानी कॉर्टेक्स और इनर जो पिरामिड है इसके बीच में पाया जाने वाला एरिया है। दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स और ये रेड कलर का एरिया होता है। इस रीनल कॉर्टेक्स वाले एरिया में आपको ग्लोमेरुलस एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस जो है दोनों ही रीनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है मेड्यूला। मेड्यूला इज अ डीप डार्क ब्राउन एरिया विच कंसिस्ट ऑफ 8 to 18 कोन शेप्ड रीनल पिरामिड्स।
किडनी का सबसे अंदर वाला भाग जिसे मेडुला कहा जाता है, इसमें 8 से लेकर 18 तक कोन शेप्ड रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स? प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। व्हाइट ब्लैक ब्लू, रेड येलो ब्लू, रेड ऑरेंज ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। प्राइमरी कलर का मतलब है 3 इंपॉर्टेंट कलर जिनके मिलने से बाकी सभी कलर्स का फॉर्मेशन होता है। 3 इंपॉर्टेंट कलर्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीटॉक्सिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। आपको यहां पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि ऑक्सीटॉक्सिन से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन बी मिल्क इजेक्शन, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, ऑप्शन डी मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कई एग्जाम्स में इसे अलग अलग तरह से पूछा गया है। याद रखिएगा, लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और ये प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन द्वारा किया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन इस तैयार किए हुए मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर लाने का काम करता है, यानी मिल्क को इजेक्ट करवाता है, और लेबर के दौरान यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाकर ये बच्चे की डिलीवरी करवाता है। साथ ही साथ मायो एपिथेलियल सेल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ऑक्सीटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ डिल्शियाज़ैम? किसी पेशेंट को डिल्शियाज़ैम टैबलेट चल रही है, ड्रग चल रही है, इस ड्रग से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए एज अ नर्स आप पेशेंट को क्या टीच करेंगे? ऑप्शन ए लाई डाउन आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद रेस्ट करने लेटने के लिए कहेंगे। चेंज पोजीशन स्लोली, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स इन डाइट, टेक द ड्रग विथ एन एंटासिड। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। हम पेशेंट को उसकी जो पोजीशन है उसे धीरे से बदलने के लिए कहेंगे। आइए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। डिल्शियाज़ैम इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना एंड सर्टेन हार्ट अरिथमियाज। डिल्शियाज़ैम ड्रग जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन है, और इसके द्वारा हाई बीपी, एंजाइना और हार्ट अरिथमियाज के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। चेंजिंग पोजीशन स्लोली विल हेल्प टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस ड्रग को लेने से पेशेंट का बीपी कम होता है, और अगर पेशेंट अचानक अपनी पोजीशन चेंज करता है, मान लीजिए वो बेड पर लेटा हुआ है, अचानक से उठकर खड़ा होता है, तो पेशेंट में हाइपोटेंशन स्टेट के कारण ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, जिससे पेशेंट को चक्कर आएगा और वो नीचे गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। इस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए हम डिल्शियाज़ैम के साथ चेंज पोजीशन स्लोली के बारे में पेशेंट को सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, a patient receiving continuous salbutamol nebulization therapy, nurse assesses for। किसी पेशेंट को लंबे समय से साल्ब्यूटामॉल नेबुलाइजेशन थेरेपी दी जा रही है, तो इसमें हमें किसका असेसमेंट करना जरूरी है?
सीरम कैल्शियम, सीरम पोटेशियम, सीरम मैग्नीशियम या सीरम सोडियम? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सीरम पोटेशियम। याद रखिएगा, सालब्यूटामॉल जो है पोटेशियम के लेवल को अल्टर कर सकती है, इस चीज के लिए इसका असेसमेंट जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34, अ क्लाइंट विथ कैंसर is to undergo an intravenous pyelogram, the nurse should। किसी कैंसर पेशेंट में इंट्रावीनस पाइलोग्राम करवाया जा रहा है, तो इस पेशेंट में आप क्या करेंगे एज अ नर्स? फोर्स फ्लूइड 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। इस टेस्ट से 24 घंटे पहले हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देंगे। ऑप्शन बी, आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर स्टडी। हम इस पेशेंट को इस टेस्ट से बिल्कुल पहले वॉइड करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, होल्ड मेडिसिन दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम 12 आवर्स प्री एंड पोस्ट टेस्ट। हम इस पेशेंट में उन सभी मेडिकेशंस को रोक देंगे जो कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन डी, कवर द क्लाइंट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ एन एक्सरे शील्ड। हम पेशेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सरे शील्ड से कवर कर देंगे। कौन सा इंटरवेंशन इंट्रावीनस पाइलोग्राम वाले पेशेंट के लिए जरूरी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हम इस पेशेंट को इस प्रोसीजर को करने से ठीक पहले वॉइड करने के लिए कहेंगे। आइए इसका रैशनल जान लें। The client having an intravenous pyelogram will have ordered laxative or enema, so asking the client to void before the test is in order। जब किसी पेशेंट में इंट्रावीनस पाइलोग्राम करवाया जाता है, तो इस प्रोसीजर में बेसिकली हम पेशेंट की बॉडी में डाई इंजेक्ट करके उसका एक्सरे लेते हैं, और वो भी किडनी यूरेटर और ब्लैडर एरिया का। किडनी यूरेटर और ब्लैडर एरिया का कॉन्ट्रास्ट मीडिया या डाई इंजेक्ट करके एक्सरे लेना इंट्रावीनस पाइलोग्राम कहलाता है। और इस प्रोसीजर से पहले पेशेंट को लैक्सेटिव्स, एनीमा आदि दिए जाते हैं। इसका पर्पस है, अ फुल ब्लैडर और बाउल कैन ऑब्सक्योर द विजुअलाइजेशन ऑफ किडनी यूरेटर एंड यूरेथ्रा। अगर पेशेंट का ब्लैडर या बाउल फुल होगा तो विजुअलाइज जब हम करेंगे, एक्सरे जब करेंगे, तो उसमें इमेज क्लियर नहीं आएगी, डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होगा। तो इस पेशेंट को इस प्रोसीजर से पहले एनीमा या लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं। तो पेशेंट में इस प्रोसीजर को करने से तुरंत पहले वॉइडिंग के लिए करने के लिए पूछा जाता है या कहा जाता है, जिसकी वजह से ब्लैडर और बाउल एम्प्टी रहे और क्लियर इमेज मिले। क्वेश्चन नंबर 35, यूजिंग रूल ऑफ 9 द नर्स डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ बॉडी बर्न्ड अ क्लाइंट विद बोथ आर्म्स बर्न टू बी। किसी पर्सन में दोनों आर्म्स बर्न हो गए हैं। रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल करते हुए आप इस पेशेंट का कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसे परसेंटेज में बताएं। 9%, 36%, 18% या 1%? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 18%। रूल ऑफ 9 में हम पूरी बॉडी को 9 के इक्वल रीजन्स में डिवाइड करते हैं। आइए इसे क्विकली एक्सप्लेन कर लें। पेशेंट का एक लेग 18%, दूसरा लेग 18%, हैंड्स 9%, दूसरा हैंड 9%, हेड रीजन 9%, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेस्ट 18%, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन 18% एंड पेरिनियम एरिया 1%। अब इसे आप टोटल कर लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 multiplied by 9 equals 99 and plus 1 100%। तो आपसे किसी भी पर्सन की बॉडी का जो हिस्सा पूछा जाए इस बिहाफ से आप उसे बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि सिर्फ एक हाथ जला है तो आप कहते 9% बर्न। इस क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों हाथ जले हैं तो आपने बताया 18% बर्न। अगर आपसे पूछा जाता कि एंटीरियर चेस्ट बर्न हुआ है तो आप कहते ओनली 9%, और एंटीरियर चेस्ट और एब्डोमेन बर्न होते तो 99% यानी 18%। इस तरह से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 36, which information should the nurse include in teaching plan of client whose burn are being treated with the exposure method? किसी पेशेंट को बर्न हुआ है और उसके इस बर्न का ट्रीटमेंट एक्सपोजर मेथड के द्वारा किया जा रहा है। इस पेशेंट को एज अ नर्स आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे? ऑप्शन 1, bathing will not be permitted. Option 2, aseptic techniques are required. Option 3, dressing will be changed every 3 days. Option 4, room temperature must be kept at 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। बर्न का ट्रीटमेंट एक्सपोजर मेथड द्वारा किया जा रहा है और इस पेशेंट के लिए आप क्या इंपॉर्टेंट टीचिंग देना चाहेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। याद रखिएगा, जब भी हम किसी पेशेंट में ट्रीटमेंट एक्सपोजर मेथड से करते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन ना डेवलप हो, इस चीज़ से प्रिवेंशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पर असेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन 1 में कहा गया था कि पेशेंट को हम बात नहीं करवाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पेशेंट को लार्ज टब में बात करवाया जा सकता है। पेशेंट में एक्सपोजर मेथड से ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो यहाँ पर ड्रेसिंग नहीं इस्तेमाल की जाती। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन 4 में जो रूम टेम्परेचर बताया गया है वो काफ़ी कम है। इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए अराउंड 85 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, RNTCP is a national program for which disease? RNTCP नामक नेशनल प्रोग्राम किस डिजीज से संबंधित है? लेप्रोसी, ट्यूबरक्यूलोसिस, HIV या पोलियोमाइलाइटिस? The right answer is option B, it is tuberculosis. याद रखिएगा, RNTCP टीबी के ट्रीटमेंट हेतु बनाया गया था। The National TB Control Program was launched by the Government of India in 1962. नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम यानी NTP भारत सरकार द्वारा 1962 में लॉन्च किया गया था और फिर रिवाइज्ड नेशनल tuberculosis control program was launched in 1997 for the prevention of tuberculosis because 1993 WHO announced tuberculosis as a global emergency. सबसे पहले भारत में टीबी के लिए नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया। फिर 1993 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी को एक ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया। इसके बाद भारत सरकार द्वारा 1997 में NTP की जगह RNTCP प्रोग्राम लॉन्च किया गया, यानी रिवाइज्ड नेशनल कंट्रोल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इज रनिंग अंडर RNTCP प्रोग्राम। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉट्स जो है यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है
वो किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो आप बताएंगे RNTCP प्रोग्राम के अंतर्गत। Recent information. Presently, this program RNTCP is known as National Tuberculosis Elimination Program. सबसे पहले हमने टीबी को कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर उसके बाद जब कंट्रोल पा लिया तो इस डिजीज़ को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। तो आपको ये याद रखना है, जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसे अब नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जा रहा है। अकॉर्डिंग टू NTEP, द मेन गोल ऑफ NTEP, TB शुड बी एलिमिनेटेड बिफोर 2025। इस NTEP प्रोग्राम के उद्देश्य में ये माना गया है, रखा गया है कि हम टीबी का एलिमिनेशन 2025 में कर देंगे, 2025 में कर देंगे। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। RNTCP, recently known as NTEP, National Tuberculosis Elimination Program. Thank you so much everyone for watching this complete video. Hopefully ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।